हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 10 मैनेजरल इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इससे पहले मैं एमएमपीसी 14, एमएमपीसी 8 एंड एमएमपीसी 9 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर। सो वीडियोस भी ज़रूर देख लेना, बिकॉज ये सभी वीडियोस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करने वाली हूँ। और ऐसे वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट ज़रूर चेक करना, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिमांड एनालिसिस। तो देखो, डिमांड क्या होती है। डिमांड का सिंपल मतलब होता है किसी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर्स बाय करने के लिए विलिंग भी हो और एबल भी हो एट अ गिवन प्राइस, दैट इज डिमांड। ओके, मीन सिर्फ डिज़ायर होना डिमांड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फरारी लेना चाहते हो बट अफोर्ड नहीं कर सकते, सो ये डिमांड नहीं है। डिमांड तब होगी जब विलिंगनेस भी हो प्लस परचेजिंग पावर, ये दोनों हो, दैट इज डिमांड। ओके, उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मीन्स डिमांड कभी भी फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, और कुछ फैक्टर्स है जिनसे डिमांड अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो प्रोडक्ट की प्राइस ही होता है। जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड भी कहता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि एक्सपेंसिव होने पे लोग कम खरीदेंगे और चीप होने पे ज़्यादा खरीदेंगे। ओके, देन सेकेंड फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, बट एट द सेम टाइम इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकम इंक्रीज होने से लोग लोकल प्रोडक्ट्स से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। सो इनकम भी ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। ओके, उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट्स मीन्स ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, कि एक की जगह पे हम दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट आर सब्सटीट्यूट्स। जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ये सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। सो अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ये होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स जो एक साथ यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो अगर पेट्रोल की प्राइजेस इंक्रीज हो जाए तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मीन्स जैसे फैशन ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल, ये सब डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड चल रहा है आजकल, सो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती है इससे। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। मीन्स एडवर्टाइजिंग भी ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स अगर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ओके, देखो अब एक और चीज़ देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, डिमांड फंक्शन। देखो डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन हमें बताता है कि डिमांड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो फैक्टर्स हमने अभी भी पढ़े, लाइक जैसे प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। ओके, सो डिमांड एक इक्वेशन की तरह होती है, जहाँ अलग अलग वेरिएबल्स चेंज होंगे तो उससे डिमांड भी चेंज होगी, राइट। सो इससे कंपनीज प्रिडिक्ट करती है कि फ्यूचर में डिमांड कैसे चेंज होगी। ओके, सो दिस इज डिमांड फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं इसका। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिमांड कितनी सेंसिटिव है प्राइस या इनकम के चेंज होने से, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, देखो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने पे डिमांड कितनी चेंज होती है। ओके, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले है इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट इज इलास्टिक डिमांड, मीन्स प्राइस में अगर छोटा सा भी चेंज आता है
तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। मीन्स अगर प्राइस थोड़ी सी भी कम हुई तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे लग्जरी गुड्स, ओके, अगर प्राइस ज़रा भी डिक्रीज हो गई तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज इलास्टिक डिमांड। ओके, देन सेकेंड है इन इलास्टिक डिमांड। मीन्स प्राइस चेंज होने पे डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आता, चाहे प्राइस बहुत ज़्यादा ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर चेंज हो जाए तो भी डिमांड इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेडिसिन, बिकॉज ये तो नेसेसरी प्रोडक्ट है, ओके, तो इसकी डिमांड में उतना फ़र्क नहीं आएगा। देन उसके बाद है यूनिटरी इलास्टिक। मीन्स प्राइस और डिमांड प्रपोर्शनली चेंज होते हैं। मीन्स जितने रेशियो से, जितने परसेंटेज से प्राइस चेंज होगी उतना ही परसेंटेज से डिमांड भी चेंज होगी। दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। ओके, उसके बाद है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट मीन्स दैट प्राइस में ज़रा सा भी चेंज आए तो डिमांड में इन्फानाइट चेंज आ जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, देन लास्ट होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मीन्स चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, नाउ व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मीन्स ये कॉन्सेप्ट बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज देखो, कंपनीज प्राइस डिसाइड करते वक्त इलास्टिसिटी को कंसिडर करती है। मीन्स अगर डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक डिमांड मीन्स प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो ऐसे केस में तो कंपनीज क्या कर सकती है, प्राइस इंक्रीज कर सकती है। ओके, बट अगर डिमांड इलास्टिक है मीन्स प्राइस के चेंज करने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर कंपनी ने प्राइस बढ़ाई तो उससे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब जैसे अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी, ऐसे ही सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? कि इनकम के चेंज होने पे डिमांड कितनी चेंज होती है। ओके, दिस इज इनकम इलास्टिसिटी। इसमें दो केसेस होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के केस में तो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। मीन्स इनकम अगर इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। ओके, एंड वाइस वर्सा। एंड इन्फीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है। मीन्स अगर इनकम इंक्रीज हुई तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। देन उसके बाद थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? इट मीन्स एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करती है। ओके, दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें भी दो केसेस होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव गुड्स, जैसे मैंने भी बताया था टी एंड कॉफ़ी, एक की जगह पे दूसरे भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। मीन्स एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने पे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, पॉजिटिव रिलेशन। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, मीन्स नेगेटिव रिलेशन। ओके, सो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी इसका एस्टिमेशन लगाना। ओके, अब ये एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो नहीं होता बट एक लॉजिकल डेटाबेस एस्टिमेट होता है, राइट। बिकॉज अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और डिमांड कम निकली तो इससे लॉस होगा, और अगर कम प्रोड्यूस किया और डिमांड ज़्यादा हो गई तो इससे अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है, प्राइसिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं मेन टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस लेते हैं। ये मेथड कैसे काम करता है? जैसे देखो, कंपनी अपने एक्सपर्ट्स, मैनेजर्स या इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट से पूछती है कि फ्यूचर डिमांड क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कार कंपनी अपने सेल्स मैनेजर से पूछती है कि नेक्स्ट ईयर कार की सेल्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो उनका एक्सपीरियंस यूज़ करके एस्टिमेट बनाया जाता है। ओके, सो दिस इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये क्विक और सिंपल मेथड है और यूज़फुल होता है जब पास डेटा अवेलेबल नहीं होता, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इसमें पर्सनल बायस हो सकता है, एंड इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस पे। ओके, उसके बाद सेकेंड मेथड होता है सर्वे मेथड।
इस मेथड में डायरेक्टली कस्टमर से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये मेथड कैसे काम करता है? मीन्स इसमें कंपनी सर्वेज, क्वेश्चनेयर्स या इंटरव्यूज कंडक्ट करती है। कस्टमर से डायरेक्टली पूछा जाता है कि वो फ्यूचर में कितना प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, कितना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एक मोबाइल कंपनी सर्वे कर रही है कि क्या आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में नया फ़ोन बाय करोगे, इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज सर्वे मेथड। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक मिल जाता है और मतलब डेटा ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। ओके, बट इसकी लिमिटेशंस है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एंड कॉस्टली भी हो सकता है एंड कभी कभी एक्यूरेट आंसर नहीं भी देते कस्टमर्स। ओके, उसके बाद थर्ड है रिग्रेशन एनालिसिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। ये सबसे साइंटिफिक और एक्यूरेट मेथड माना जाता है। ओके, अब रिग्रेशन एनालिसिस कैसे काम करता है? देखो, इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सो इसमें क्या किया जाता है, पास डेटा एनालाइज करके एक रिलेशनशिप बनाया जाता है डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी ये देखती है कि पास्ट में जब प्राइसेस इंक्रीज हुई थी तो डिमांड कितनी चेंज हुई थी। ठीक है, और अगर इनकम इंक्रीज हुई थी तब डिमांड कितनी चेंज हुई थी। फिर एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन बोलते हैं, जिससे फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट की जा सकती है। ओके, सो रिग्रेशन मीन्स डेटा के बेसिस पे फ्यूचर के लॉजिकल एस्टिमेट करना। ओके, फ्यूचर का लॉजिकल एस्टिमेट करना। अब इसके एडवांटेजेस होते हैं कि ये मेथड साइंटिफिक और रिलायबल होता है एंड इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, सो डिमांड थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट होती है। ओके, बट इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये मेथड कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसमें स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर कर लिया। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।